वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए, ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 2500 दफ़ा झगड़े हुए। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भौरी। नारायण। हेलो दोस्तों, कैसे हैं प्यारे। चलिए, आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। ओके, अच्छे होंगे तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, देखेंगे वर्णिका जो 10 मार्क्स के आपको इससे क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th वाले। ओके, तो ये आपका लास्ट है, ठीक ना। धरती कब तक घूमेगी, पिछले 4 कहानी को हम बता दिए, चारों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से प्यारे जा करके देख सकते हैं, ठीक ना। धरती कब तक घूमेगी, ठीक ना। ये जो शीर्षक आपका दिया हुआ है, धरती कब तक घूमेगी, सांवर दैया लिखी हैं। अब ये शीर्षक की सार्थकता क्या है, आखिर ये शीर्षक धरती कब तक घूमेगी ही क्यों लिखा गया है, दिया गया है, ठीक ना। हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सांवर दैया के बारे में, ठीक ना। तो सांवर दैया जो है ना, राजस्थानी भाषा के एक प्रमुख कहानीकार हैं। सांवर दैया जो राजस्थानी जो भाषा है उसके एक प्रमुख कहानीकार हैं। उनके कहानियों में राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध छटाओं के साथ उपस्थित हुआ है। प्रस्तुत कहानी समकालीन भारतीय साहित्य अप्रैल-जून 1983 ईस्वी से यहाँ सभार संकलित है। इस कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद कहानीकार ने स्वयं किया है, ठीक ना। यानी सांवर दैया ही राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन ये हिंदी में भी रूपांतरण वो किए हैं। ओके, शुरू कर रहे हैं कि जान रहे हैं कि आखिर ये धरती कब तक घूमेगी में क्या छिपा हुआ है। यह महीना समाप्त होने में 2-4 दिन और बाकी है। अब ये महीना की बात नहीं है कि ये कौन महीना है, ठीक ना, लेकिन उसमें 2-4 दिन बाकी है। सीता ने सोचा और निश्वास छोड़ी, और एक लंबी सांस ली और छोड़ी उसको। कुछ अब लंबा सांस छोड़ता है लोग, कोई तकलीफ में होता है, ठीक ना, कोई टेंशन होता है तब ऐसा करता है लोग। कुछ याद आते ही उनका मन भर आई आंखें पोंछकर उसने आकाश की ओर देखा, ठीक ना। फिर जमीन खुरचने लगी। उसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी है। अब देखिए, ये लोगों के दुख से ही ये घुटन भरी हो सकता है। ओके, सीता को यहाँ दुख ही है जिसके कारण मतलब कि उसको घुटन है, और नहीं तो आसमान और ज़मीन का कोई अंत थोड़ी ना है। ठीक वैसे ही घुटन जैसी उसके हृदय में भरी है। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, समझ रहे हैं। सब कुछ है और कुछ भी नहीं है, सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। भरा पूरा घर है, बेटे बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं, दोही दोहितियां हैं, मिलने का दोनों वक्त की रोटी भी मिलती है, लेकिन फिर भी पता नहीं सब कुछ अजीब अजीब सा लगता है कहीं कुछ कमी है ज़रूर, पकड़ में चाहे न भी आए। दोनों वक्त खाना और निश्चित होकर सोना हो तो सब कुछ नहीं होता। रोटी के अलावा भी आदमी की कुछ आवश्यकताएं हुआ करती है। अलावा वाली इच्छाएं ही तो दुख भुगतने को बाध्य करती है। पेट भरने के लिए सब कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। और इसी चाहत में, पेटी भरने के चाहत में लोग क्या होता है, एक बात कहा नहीं गया है कि जवानी जब था तो पैसा जोड़ने के चक्कर में लगा आदमी, और जब बुढ़ापा हुआ तो फिर उस पैसा से बीमारी में खर्च करना चालू कर दिया, और पता ही नहीं चला कि ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो गया, ठीक ना। तो ये अलावा वाली इच्छा जितना भी हो आपको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक ना। अलावा यानी ज़्यादा जिसको इच्छा है, समझ लीजिए कि उतना ही उसके पास दुख भी है। सीता अपना काला ओढ़ना देख कर उदासी हो गई। ये क्वेश्चन पूछेगा कि सीता का जो ओढ़ना था कैसा रंग का था, काला था, ठीक ना। वे जीवित थे तब तक तो सब कुछ ठीक था। वे जीवित थे मतलब सीता जो है ये भी समझ लीजिए कि विधवा है, ठीक ना। घर घर ही प्रतीत होता था। आंगन में खेलते झगड़ते बच्चों की चिल्लापों कितनी सुखद प्रतीत हुआ करती थी। उस चिल्लापों में संगीत का सा आनंद आता था, लेकिन
अब तो बेचारे बच्चे भी चीला पाँव नहीं मचाते। मतलब कहने का मतलब है कि कोई पोता पोती वाला है तो पोता पोती वाला है तो कब अच्छा लगता है, जब पोता पोती आंगन में खेलता है तब तो अच्छा लगता है ना। अब पोता पोती रहे और पास में नहीं आए दादा दादी के तो समझ ही रहे कि अच्छा प्रतीत सुखद प्रतीत नहीं हुआ करती थी। उस चील पाँव में संगीत का सा आनंद आता था, लेकिन अब तो बेचारे बच्चे भी चिल पाँव नहीं मचाते। यदि कभी मचाते भी हैं तो उनका रिकॉर्ड बजने लगता है कि कितनी दफ़ा समझाया है कि वहाँ मत खेला कर। गालियाँ सीखने के अलावा क्या है, किसी को बोलने का शऊर तो है नहीं, चाहे जैसे बोलते हैं नाश पीटे, ठीक ना। मतलब कि जब भी खेलने बच्चा आता है तो लोग माने उसकी मम्मी समझाने लगती है कि वहाँ जाते हो खेलते हो, वहाँ गारा गलौज के अलावा और क्या सीखोगे। सीता सोचती है कि इस घर को क्या हो गया, बच्चे यदि घर के आंगन में नहीं खेलेंगे तो फिर कौन से पड़ोसी को आंगन में खेलेंगे, ठीक ना। अब देखिए ऐसी पतोहू है, अधिकांश जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें पतोहू का ही मतलब बात आ रहा है। ये हर घर का मतलब कि समझिए घर घर देखा एक लेखा वाला बात है। बच्चे तो घर वाले के साथ ही खेलेंगे, लेकिन नहीं, इन्हें तो घर के बच्चे फूटी आंखें नहीं सुहाते। अपने बच्चों को ही प्यारे प्यारे लगते हैं। उन्हें 24 घंटे खिलाएंगे, हंसाएंगे, कुदाएंगे, उछालेंगे, बार बार चूमेंगे, पुचकारेंगे। लेकिन छोटे या बड़े भाई के बच्चों को देखते ही इन्हें उबकाई सी आने लगती है। मुंह से चाहे कुछ भी न कहे, लेकिन आंखें तो सब कुछ बता ही देती है। खीर पूरी खाते समय यह नाली से उठकर कोई कुत्ता थाली के पास आ जाए, उस समय जो क्रोध और घृणा और पता नहीं क्या क्या जो भी आया करती है ना, बस वही सब कुछ इनके चेहरे पर अंकित कर रहता है। मतलब समझ रहे हैं ना कि किस तरह से लोग पतोहू बोलती है। सीता अपने ही बारे में सोचने लगती है, वह कौन है, कहने को तो इनकी माँ ही है, लेकिन माँ और बेटे के बीच तो आत्मीयता होती है, वह कहाँ है। कोई घड़ी भर के लिए भी पास नहीं बैठता। क्या हालचाल है, तबीयत कैसी है, मन प्रसन्न है या नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता है या क्या पड़ी है इन्हें, क्यों पूछे। दोनों वक्त खाना खिलाते हैं, यह कम है। सीता कह रही है कि कोई आकर के पूछता नहीं है कि कैसे हो नहीं हो, मतलब वो बेटे को कह रही है, ठीक ना। बस वही दोनों टाइम खाना मिल जा रहा है, वही ढेर है। माने उन लोगों को कहने का मतलब यह है। लेकिन यह दोनों वक्त रोटी खिलाना भी खुशी खुशी कहाँ है, गले आ पड़ा फर्ज है यह तो। अन्यथा उन तीनों में से इतना कमज़ोर कौन है जो मुझे अपने पास नहीं रख सकता, मेरा खर्चा उठा नहीं सकता। चाहिए है क्या मुझे, रोटी ये खाते हैं, रोटी मैं भी खाता हूँ। 5-7 व्यक्तियों के खाने के पीछे एक व्यक्ति का खाना ऐसे ही निकल आता है। नित नए पकवान मांगूं, वह बात तो नहीं। वे रूखी खाए तो मैं कौन सी चुपड़ी हुई चाहती हूँ, लेकिन अभी तो ये चुपड़ी खाए और मुझे रूखी डाले तब भी तो कुछ बोल नहीं सकती। अब सीता बोल रही है कि मतलब क्या, मतलब जो चीज़ लोग खाता है वही ना हम खाएंगे। लेकिन समझ ही रहे हैं कि कहा जाता है कि एक माँ कितने संतानों को पाल देती है, लेकिन कई संतान मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पाता है। कुछ बोल नहीं सकती, बोलते ही तानों की बौछार तैयार। हाँ, हम तो भेदभाव रखते हैं, हमें तो चिकनी चुपड़ी पोसाती नहीं, गरीब आदमी है, मुश्किल से अपनी गुजर करते हैं, लेकिन अब तो आपको 56 भोग खिला सके उसके पास चले जाओ। अब जब भी अगर बोल भी अगर देगी तो ऐसा मतलब कि पतोहू और से ये सब मतलब सुनने के लिए मिलेगा। देखे कितनी देर रोटी खिलाते हैं ये, वे अमीर है तो अपने घर होंगे। अब ताना देती थी, मतलब वही अपने गोतनी को जिसको बोलते हैं, उनकी अमीरी हमारे किस काम आने वाली, हमारे तो हमारी भूख ही काम आएगी। सीता याद करती है कि वह दिन कितना बुरा था जब बड़े लड़के कैलाश ने सुबह चाय पीते समय नारायण और बिज्जू को बुलाकर कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा, तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन सा घर में हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो। अब देखिए बिज्जू जो है, नहीं नारायण जो है, नहीं सबसे बड़ा लड़का कैलाश, सबसे सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, कैलाश। सीता के कितने लड़के हैं, तो 3, एगो कैलाश है, एगो नारायण है, एगो बिज्जू है, ठीक ना। तो कैलाश जो था सुबह चाय पीते वक्त क्या हुआ कि नारायण को और बिज्जू को क्या करके बुला करके कहा कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने नहीं ले रखा है,
तुम लोगों का भी तो कोई फर्ज होगा। तुमने कौन से घर में हिस्सा नहीं लिया, तुम कौन से माँ के बेटे नहीं हो, ठीक ना। ये कौन बात बोला, ये बोला है कैलाश, बोला है नारायण और बिज्जू से। उसकी बात सुनकर नारायण बोला आप जैसे कहेंगे वैसे ही कर लेंगे, ठीक ना। अब नारायण कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे उससे हम कर लेंगे। मैं क्या कहूँ, तुम्हें कौन सा दिखाई नहीं देता। कैलाश के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था, मतलब गुस्सा गया था बड़ा भाई। बिज्जू चुप रहा, वह हमेशा चुप रहता था, सबसे छोटा था इसलिए वो कुछ बोलता नहीं था, बस सिर्फ देखता रहता है कि कौन क्या कहता करता है। और सीता वह अर्धविक्षिप्त सी देख रही थी। देखे अब क्या होता है, एक माँ 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। अब देखिए एक माँ 3 गो बेटा 2 वक्त की रोटी, अब उसी लिए देखिए क्या होगा, पटीदारी होगा। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी, एक माँ 3 बेटे रोटी। और फिर बहस में घूमते माँ बेटे और रोटी में सिर्फ रोटी ही महत्वपूर्ण रह गई। अब ये 3 गो बात घूम रहा था, उसमें रोटी महत्वपूर्ण रह गई। माँ और बेटे कहीं दूर जा पड़े, गोफर में डालकर फेंके गए पत्थर की मानिंद रोटी का आकार और भार इतना बढ़ गया कि उसे संभालना किसी एक के सामर्थ्य की बात नहीं रही। फैसला तीनों जने बारी बारी से माँ को 1-1 महीने अपने साथ रखेंगे। अब फैसला ये हुआ कि तीनों नारायण, कैलाश और बिज्जू तीनों माँ को 1-1 महीना अपने पास रखेगा। ओके। सीता को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, सीता से पूछा भी नहीं गया, मतलब अपने माँ से वो तीनों लड़का पूछा ही नहीं कि हाँ माँ ये अच्छा है कि नहीं है। तीनों में से किसी ने यह भी नहीं पूछा कि यह फैसला उसे मंजूर है या नहीं, उसकी अपनी इच्छा क्या है उसे उसने निस्वार्थ छोड़ा। खैर कोई बात नहीं, यदि आज वे होते और यह तमाशा देखते तो क्या कहते, उनके यह सब कुछ सहन न हो पाता। वे तो लाल पीले होकर गालियाँ निकालने लगते, थप्पड़ या लात मारते। ऊपर से क्या समझ रखा है मुझे, मैं तुम्हारे इन 2 रोटियों के भरोसे बैठा हूँ क्या। अभी तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम जैसे 20 भिखारियों को रोटी डाल सकता हूँ। अब ये लगी सोचने कि अगर वो रहते तो इस तरह से मैंने बोलते। एक लंबा फिर निश्वास ली, लेकिन उनके होते हुए कभी ऐसी बात उठी ही नहीं। उन्हें क्या खबर थी कि ये लोग 2 वक्त की रोटी के लिए ऐसा करेंगे। सीता को अच्छी तरह याद है कि वे फागुन के दिन थे, 3-4 दिनों बाद होली थी। यही तय हुआ कि होली के बाद माँ बारी बारी से सभी के साथ रहेगी। नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए उसे लगा कि लापसी यानी बिल्कुल फीकी है। खाना मिला तो लापसी मिला था तो वो बिल्कुल फीका था और निकलते समय लगता कि कौर गले में अटक रहा है। होली वाले दिन भी वह अनमनी और उदास थी। होली वाले दिन वैसे तो लापसी ही बना करती है। अब लापसी वो जो वहाँ के पकवान है, ठीक है, राजस्थान का। लेकिन उस दिन कैलाश की पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था। भूनती हुई दाल देखकर उसे लगा कि वह भी भूनी जा रही है। अब देखिए भून रही थी दाल का हलवा बनाकर, अब सोची कि अब हमको देना पड़ेगा, ठीक ना, इसलिए मतलब गुस्सा रही थी वो। बच्चे उसको कहने लगे दादी माँ बाई, यानी माँ कह रही थी। बाई माने वहाँ के भाषा है, माई को माँ को बाई बोलता है बच्चा सब, ठीक ना, कि कल से आप नारायण चाचा के हिस्से में खाया करेगी। दादी माँ आप सचमुच वहीं खाना खाएगी क्या। अब लड़का सब जाकर के पूछने लगा। और शाम को जब वह खाना खाने बैठी तब कैलाश की पत्नी राधा बोली, दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना। अब फिर वहाँ ताना मार दी। वह सोचने लगी कि दाल का हलवा हो या रूखी रोटी, खाने के लिए बैठने के बाद तो पेट का गड्ढा भरना ही पड़ता है। रुचि हो तो 2 कौर ज़्यादा, अन्यथा 4 कौर कम। उसने सोचा आज के बाद यहाँ से मेरी रवानगी, कल नारायण के हिस्से में खाना पीना, फिर यहाँ के पानी में भी साझा नहीं रहेगा क्या। बच्चों के पास आना जाना भी बंद हो जाएगा क्या। नहीं यह बात नहीं हो सकती, ठीक ना। फिर सोचने लगी। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरे के हिस्से में वो लुढ़कने लगी। कैलाश के हिस्से से नारायण के हिस्से में और नारायण के हिस्से से बिरजू के हिस्से में। हिस्सा बदलते ही बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाएगी, हम साथ साथ ही खाएंगे, एक ही थाली में, ठीक है ना दादी जी। अब बच्चा सब छोटा था, उसको क्या समझदारी है कि ये सब क्या कर रहा है सब,
लेकिन जब बारी आता था तो सब खुश हो जाता था कि हम दादी के साथ खाएंगे। वह रुआसी हो जाती। इन नासमझ बच्चों को भी पता चल गया है कि वह बारी बारी से खाना खाती है। 1 महीने से 1 दिन भी अधिक नहीं रखता कोई। महीने होते ही टिकट कटवाओ, अब 2 महीने के लिए आफत टली, यही सोचते हूँ। शाम होते ही बच्चे सराउगियों के पाटे पर खेलते। वे जब कभी माई माई रोटी दे वाला खेल खेलते तब उसे महसूस होता कि यह कहानी आज भी 100% सच है। बच्चों में से एक जना भिखारिन बनकर बारी बारी से दूसरे के पास जाकर एक ही बात कहता, माई माई रोटी दे। उसे उत्तर मिलता, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। अब बच्चा खेल खेलता, सीता बैठ के देखती और सोचती कि ये सब कहानी जो है आज 100% मेरे पर लागू हो रहा है। वह सोचती, बिल्कुल यही स्थिति मेरी है, मैं भी इस भिखारिन जैसी हूँ। महीना होते ही बेटा कह देता है, माई यह घर छोड़ दूसरे घर जा, और मैं रवाना हो जाती हूँ आगे वाले घर के लिए। वहाँ भी महीना पूरा होते ही वही आदेश सुनाई देता है, यह घर छोड़ दूसरे घर जा। ये भी मतलब समझिए दही वाली मंगमा कहीं जैसा है। यह घर छोड़कर दूसरे घर और वह दूसरा घर छोड़कर आगे वाले घर जाते जाते 5 वर्ष व्यतीत हो गए। ये 5 वर्ष भी सुख चैन से बीते हो, ऐसा कहाँ। इन 5 वर्षों में 2500 दफ़ा झगड़े हुए। बिज्जू के हिस्से में थी तब नारायण की पत्नी भौरी। नारायण की पत्नी का नाम क्या है? भौरी है, ठीक ना। नारायण भौरी ने लड़के के जन्मदिन पर कटोरे में डालकर रसमलाई भेजी। अब देखिए, बिज्जू के जब हिस्से में थी तो नारायण की पत्नी भौरी ने, लड़का का उसका जन्मदिन था तो लड़का का जन्मदिन होता है तो पकवान बनता है, तो कटोरी में डाल करके रसमलाई भेजी। तब देखिए इस पर भी ताना कसाएगा। रसमलाई का 1 गिलास भी लिया था कि इतने में ऊपर से हल्ला सुनाई दिया। अब हल्ला क्या सुनाई दिया? बिज्जू की पत्नी पुष्पा बोल रही थी। अब बिज्जू की पत्नी के बिरजू या बिज्जू कभी कभी लिखा है, ठीक ना। तो बिज्जू की पत्नी पुष्पा और भौरी किसकी पत्नी? नारायण की। बोल रही थी, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? तुम्हारे हिस्से में थी तब तो रूखी रोटियां खिलाई उन्हें। आज महारानी जी ने रसमलाई की धौंस दिखाई है। देखी तुम्हारी रईसी, मेरे हिस्से में तो तब तुम अपना यह माल अपने ही पा सकना। हमारी जैसी समर्थ होगी हम खुद खिला देंगे। अब पूरा दम एकदम सीता को फिर याद आया, उन दिनों वह नारायण के हिस्से में थी। राधा को बुखार आ गया था। कैलाश नौकरी के किसी काम से बाहर गया था। उसने 2-3 दिनों तक उसके बच्चों के लिए रोटी बनाई। अब देखिए उसका तबीयत खराब है, सोचना चाहिए कि जिसके हिस्से में है या नहीं है, दूसरे के हिस्से में है, अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो कौन करेगा। ये तो तीनों झगड़ती थी, ताना बाना मारती थी, या जिसकी ताना बाना मारने के चक्कर में ही तीनों भाई भी मतलब अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद बच्चों के झगड़े को लेकर भौरी और राधा के बीच में झगड़ा हुआ। राधा ने कहा, जब बच्चे झगड़ रहे थे तब सास जी वहीं थी। अब देख लिए ये बात भुला गई कि मतलब जब हमारा तबीयत खराब था तो हमने मतलब रोटी बनाकर खिलाती थी, और झगड़ा हुआ तो देखिए कह रही है कि मतलब अब सब गलतियाँ इसी पर मर देगी। चाहो तो उससे पूछ लो। इतने में भौरी ने जहर में बूझा तीर छोड़ा। अरे जा पूछ लिया तुमसे और उनसे, दोनों से। उनसे क्या पूछना है? वे गुलामी करती फिरती है तुम्हारी और खाना खाते हैं मेरे हिस्से में। गुलामी करवाई वह तो अच्छी बात है, लेकिन खाना तो खिलाना था। वही मतलब बर्तनवा मार दी थी तब वही करेगी, गुलामी करवाती है। उसकी आंखें भर आई। इनके लड़ाई झगड़े का क्या कोई अंत नहीं है? ये हमेशा लड़ती है, लड़ाई है इनकी और कांटों में घसीटती है मुझे। अब मरना तो मेरे भी हाथ में नहीं, हाथ में तो यही कर दिखाऊं। भगवान ने जितनी सांसें लिखी है उतनी तो लेनी ही पड़ेगी। सीता यही सोच सोच कर उदासी सी हुई जा रही थी। सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, यह धरती लंबी चौड़ी भी नहीं है, यह सिकुड़ गई है, घर भी सिकुड़ गया है, यहाँ सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। कहने को तो यह घर है, यह घर गली के लोगों की दृष्टि में अच्छा खाता पीता घर है, लेकिन ये खाते पीते घर में ही खाने पीने को लेकर झगड़ा है। लोगों को तो लगता है नहीं होता है, छत का घर है, 3-4 आदमी है उसमें, तो लोगों को दूसरे आदमी को लगता है कि खूब बढ़िया सुखी संपन्न है, लेकिन अंदर के हाल कुछ अलग ही रहता है।
खाने पीने को लेकर झगड़ा है, एक पेट के लिए इतने झंझट। ये लोग सुबह शाम गाय कुत्ते को भी तो रोटी खा डालते हैं, फिर मेरी रोटी में ऐसा क्या है कि इन लोगों को हमेशा नए ढंग से सोचना पड़ता है। अब देखिए क्या नया ढंग से फिर सोच रहा है लोग। आज तो हद हो गई। कैलाश ने कहा, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने इधर उधर लुढ़कती रहे। मेरे ख्याल से यह ठीक रहेगा कि हम तीनों ही माँ को 50-50 रुपये महीने दे दिया करें। अब देखिए और जुल्म। माँ के लिए 150 रुपये काफ़ी है। चाय तो हम पिलाते ही हैं, आगे भी पिलाते रहेंगे। बाकी रही रोटी वह अपनी पकाएगी और खाएगी। नारायण ने कहा, जैसी आपकी मर्जी। मुझे तो मंजूर है। आज तो बिरजू भी चुप नहीं रहा। बोला, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा ही है, अपनी जगह पड़ी तो रहेगी। अब लीजिए, उस दिन तो चुपचाप था लेकिन आज बोल पड़ा, क्योंकि वो भी मतलब कि 5 साल तक ले इस तरह से हुआ तो मैंने वो भी समझ गया था। अब देखिए ये भी देह छुड़ाना चाह रहा है। इतनी बात होने के बाद कमरे में मौन के तीक्ष्ण कीलों का खेत उग आया। इधर उधर हिलते ही कीले चुपती, सभी यथावत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद कीले ठुका स्वर शुरू हुआ, माँ को पूछ तो लेते। यह बिरजू की आवाज़ थी। छोटका कह रहा है कि जरा माँ से पूछ तो लेते इस बात पर, उस समय नहीं बोला था। माँ आजकल किसी बात के लिए ना नहीं कहती, उसकी बला से कुछ भी हो चाहे, मूल बात तो अपने जचने की है। अभी गोरा बोल दिया कि नहीं, पूछना कहती है। जब सीता ने यह सुना तब वह कुछ नहीं बोली। बारी बारी से तीनों बेटों की ओर निहारने लगी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, मगर रोने की आवाज़ होठों से बाहर नहीं निकली। हृदय का एक टुकड़ा रो रहा था। उसके भीतर आंसुओं का समुद्र भर गया। सीता सोचने लगी कि यहाँ रोटी खाती हूँ तो कौन सी मुफ्त की खाती हूँ, इनके बच्चों की देखभाल करती हूँ, जैसे बन पड़ते हैं 2-4 बर्तन भी साफ करती हूँ, कौन से हाथ घिसते हैं मेरे, लेकिन ये 50-50 रुपये इस काम की मजदूरी दे रहे हैं क्या। अब जब मुझे मजदूरी ही करनी है तो कहीं भी कर लूँगी, दुनिया में काम की कौन सी कमी है, और नहीं तो किसी के घर बर्तन भांडे भी साफ कर रोटी खा लूँगी। अब के सही सोची। लेकिन देखिए वो जो बात होता है ना, क्या बोलते हैं, अलावा वाला जो शुरू में बोला है, सवाल तो रोटी का ही है। ये आपकी शायद फासला सही ले रही है, अब बढ़िया भी है। अगले दिन सीता ने अगले 2-4 पल्लों की गठरी बांधी और अंधेरे अंधेरे ही घर से निकल गई। इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच में घुटन हुई। आज आकाश अनंत था, धरती बहुत ही बड़ी थी, वह रास्ता बहुत ही चौड़ा था जिस पर वो रवाना हुई थी, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके चारों ओर खुली हवा थी। आज छोड़ दी, खत्म कहानी। ये सही निर्णय ली, ठीक ना। क्या ज़रूरी है, जब दूसरे के यहाँ भांडा वंडा बर्तन मांज करके हम रोटी ही खाना है तो क्यों इधर उधर लुढ़कने का काम किया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस कर रही थी, आप अपने शब्दों में जवाब दीजिए। तो देखिए अब सबका आपका ख़त्म हो गया। अब सबका क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन आंसर करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी गोधूली को ख़त्म करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा अभी दूर है। अभी क्वेश्चन आंसर करवाएंगे फिर भुला जाओगे आप लोगों के। तो चलिए प्यारे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय। अगले गोधूली का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे, ओके।